हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले आफ्टर द आईसीटी स्किल्स। एंड द टॉपिक, द चैप्टर नेम इज़ एंटरप्रेन्योर स्किल्स। ओके, सो एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो है उसको हम डिटेल में आगे जाएं उससे पहले हम समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक मीनिंग क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे दो टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, वन इज़ एंटरप्रेन्योर एंड सेकेंड इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। बहुत सिंपल सी टर्म्स है, इंग्लिश में जो लिखी है वर्ड्स एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसी से आपको क्लियर हो रहा होगा। और इसको हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन, या फिर हम बोल सकते हैं प्रॉपर हिंदी में इसको एक व्यवसाय। ओके, जो व्यवसायी होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं एंटरप्रेन्योर। और जो व्यवसाय होता है, जो बिजनेस होता है, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो आपको जो हिंदी मीनिंग जो मैंने आपको बताया उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप किसको बोलते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आप में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ओके, क्या आप लोगों में स्किल्स होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली होती क्या है। सो एंटरप्रेन्योरशिप जो है दैट मीन्स हमारा जो बिजनेसेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं, बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो कितने टाइप की होती है। हम पहले वो पूरा जो बिजनेस है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में समझने वाले हैं। एंड देन हम एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो स्किल्स हमें रिक्वायर्ड होती है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप, ये जिसको हम सिंपल टर्म्स में बोलते हैं बिजनेस, ओके, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। So what is a business? A business can be understood through different means, but the basic feature of any business are remain the same. Okay, तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, बिजनेसेस को समझने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारे टाइप के बिजनेसेस भी होते हैं। बट हम यहाँ पे जो आपके बुक के अंदर जो बिजनेसेस की कैटेगरीज डिवाइड की है वो 4 टाइप्स की डिवाइड की है, और तो उन्हीं 4 टाइप्स की बिजनेस कैटेगरीज को हम समझेंगे। और उसी के साथ हम समझते हैं कि इसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। तो बिजनेस के बेसिक फीचर में फर्स्ट देखिए, इट इज़ अ ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी। ओके, सो बिजनेस जैसे कि हम बात करते हैं, आपने अपने आसपास देखा होगा कि कोई किसी का क्लॉथ्स की शॉप है, किसी के शूज़ की शॉप है, कोई मार्बल बिजनेस के अंदर है, किसी का रियल एस्टेट का बिजनेस है। तो ऐसे बिजनेसेस बहुत सारे हैं, लेकिन इनका जो बेसिक फीचर हो जाए, जो मेन बेसिक चीज़ होती है वो सबकी सेम रहती है। और वो बेसिक चीज़ें क्या होती है, फर्स्ट इज इट इज़ अ ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी। ये एक ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी मीन्स ट्रेडिंग, जिसमें हम सेलिंग या फिर परचेजिंग करते हैं। तो आपने देखा होगा मार्बल के अंदर भी, हम मार्बल का अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको उसको परचेज करना पड़ेगा एंड देन सेल करना पड़ेगा। सेम क्लॉथिंग का बिजनेस आप कर रहे हैं तो आप कपड़े को खरीदोगे फिर आप उसको बेचोगे। आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं तो आप पहले एक लैंड खरीदते हो एंड देन उसकी प्लॉटिंग करके उसको बेचते हो। तो सब में हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं। सारे बिजनेसेस में ट्रेडिंग तो इन्वॉल्व होती ही है। इट इन्वॉल्व परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। से थर्ड इज बिजनेस इज डन टू अर्न प्रॉफिट्स एंड देयरफॉर इट इज रेफर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम। और बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और ये हमारी एक सोर्स ऑफ इनकम भी होती है। ओके, एंड लास्ट इज बिजनेस इज मेनली रन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स बाय क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स टू गुड्स और सर्विसेज। और बिजनेसेस के अंदर हम प्रॉफिट्स को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, सिर्फ अपने कस्टमर्स को गुड्स और सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करके। तो जैसे कि आप देखते हैं कि जो सैलरी बेस्ड पर्सनस होते हैं, हम बिज़नेस की बात नहीं करते, जो सैलरी बेस्ड पर्सनस होते हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स होते हैं, ओके, जो नर्सेज होती है, जो गवर्नमेंट टीचर्स है, जो प्राइवेट टीचर्स है, तो इनका क्या होता है, एक फिक्स्ड इनकम होती है, एक फिक्स सैलरी होती है। वो कितना भी अच्छा काम करेंगे तो भी उनका जो इंक्रीमेंट है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही लगना है। बट बिजनेस जो है, अगर हम अपना जो सर्विसेज है, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम ज़्यादा अच्छे सेल करें, अपने कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाई करें, तो विद इन अ ईयर हमारा जो प्रॉफिट है वो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, इसीलिए बोला जाता है कि बिजनेस जो है इसमें प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होता है। और किसके बेसिस पे, हम अगर कस्टमर्स को अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो ये 4 फैक्टर्स जो बेसिक फीचर्स है जो सारे बिजनेस के लिए इम्प्लीमेंट होते हैं,
उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। तो बिजनेसेस जो है यहाँ पे 4 कैटेगरीज में टाइप इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज सर्विस, सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड इज मर्चेंडाइजिंग एंड फोर्थ इज हाइब्रिड। ओके, सो फर्स्ट है हमारा सर्विस। सो सर्विस जो है ऐसे बिजनेसेस जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको हम बोलते हैं सर्विस बेस्ड बिजनेस। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अकाउंटिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस एट्सेट्रा। तो जैसे कि आपने देखा है जो स्कूल्स होती है उसमें क्या हो रहा है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, यानी कि बच्चों को पढ़ा रही है ना। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं और वो बच्चों को पढ़ा रही है। किस तरीके से वो यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, यहाँ पे सर्विसेज दी जा रही है। तो स्कूल भी एक बिजनेस की तरह ही है, बट इसमें कोई प्रोडक्ट देने की बजाय हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे हम हेल्थ केयर मीन्स हॉस्पिटल्स, इसमें भी आपको कोई प्रॉपर कोई प्रोडक्ट उठा के नहीं दिया जा रहा है, कुछ बेचा नहीं जा रहा है, आपको यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। ऐसे बैंकिंग में ट्रांजेक्शन्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में, इंश्योरेंस में, तो जो सर्विस बेस्ड होते हैं ये सर्विस कैटेगरी के अंदर आते हैं। वैसे ही सेकंड कैटेगरी है आपका मैन्युफैक्चरिंग। सो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में का काम करते हैं। लाइक मैन्युफैक्चरिंग के नाम से पता चल रहा है जिसमें मैन्युफैक्चर होता है, यानी कि कोई जो प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चर होता है या प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ओके, so the production of goods they requires the conversion of raw material, labor, capital and other resources into the finished goods. These finished goods are then offered to the end consumers. Example apparels, accessories, automobiles, spare parts etc. ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उस जो वो सारा कैटेगरी हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आएगा। यहाँ पे क्या होता है कि कोई रॉ मटेरियल जो कच्चा माल होता है वो लाके ओके फिर यहाँ पे उसको अच्छे से मोल्ड किया जाता है, प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं एंड देन उसको फिर आगे प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले, जैसे कि आपने देखा होगा कार बनती है। ओके, सो कार के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सारे डिफरेंट अलग अलग कंपनीज़ के होते हैं। तो कोई कंपनी उसका स्टेयरिंग बनाता है, कोई व्हील्स बनाते हैं, कोई उसका इंजन बनाता है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग कंपनीज डिज़ाइन करती हैं, सारी कंपनीज से वो सारा माल लिया जाता है एंड एक कार को मैन्युफैक्चर किया जाता है। ओके, तो यानी कि स्मॉल स्मॉल जो हम पार्ट्स बोल रहे हैं ये भी मैन्युफैक्चरिंग टर्म के अंदर आ रहा है, और वहाँ से जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके बाद हम एक कार बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने कार को भी क्या किया, मैन्युफैक्चर। तो ये दोनों कैटेगरीज किस में आई है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। फिर नेक्स्ट होता है हमारा मर्चेंडाइजिंग। सो जो मर्चेंडाइजिंग होता है ये बिजनेसेस क्या होते हैं जहाँ पर हम कोई गुड्स कोई प्रोडक्ट्स वगैरह बना नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, सिंपली बना बनाया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं और फिर उनको एंड कंज्यूमर्स को हम सेल कर रहे हैं। जैसे कि कार बन गई है ना, हमने जैसे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखा था, कुछ डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स लेके हमने अलग अलग कंपनीज के कार को बना दिया है। अब वो जो कार बनी वो मैन्युफैक्चरिंग हुआ। अब उस कार को क्या होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो खरीदती है। ओके, और फिर उनको क्या करती है कि बेचती है, एंड कंज्यूमर्स कौन हुए, हम जो उन कार वगैरह को खरीदने जाती है बड़ी बड़ी कंपनीज में जहाँ डिस्प्ले में रखा जाता है। तो वो सारे मर्चेंडाइजर्स हैं जो हमें क्या कर रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स जो बने बनाए प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने कहीं और से बाय किए हैं वो हमको बेच रहे हैं। ठीक है, सो हम हो गए एंड कंज्यूमर्स, और जो प्रोडक्ट्स हमको बना बनाए प्रोडक्ट्स जो खरीद के लेके आए हैं पूरा स्टॉक के अंदर बहुत सारा लाना लेकर आते हैं वो होते हैं मर्चेंडाइजर्स, और जो बनाते हैं वो हो गए हमारे मैन्युफैक्चरर्स। ओके, और सर्विसेज तो बिल्कुल अलग टर्म है इनमें कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट जो फोर्थ कैटेगरी है वो है आपका हाइब्रिड। ओके, हाइब्रिड का सिंपल मीनिंग होता है मिक्स। ओके, इसका सिंपल मीनिंग अब देखेंगे मिक्स, यानी कि ऐसा बिजनेस जो या ऐसी कैटेगरी जिसमें दो या दो से ज़्यादा टाइप के हम बिजनेस इंक्लूड करते हैं उनको बोलते हैं हाइब्रिड। सो मिक्स ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस इज कॉल्ड हाइब्रिड। तो ये कौन सा टाइप हुआ हाइब्रिड, जिसमें दो या दो से ज़्यादा टाइप के बिजनेस इन्वॉल्व होते हैं। लाइक कोई ऐसी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, मर्चेंडाइजिंग भी करती है, कोई कंपनी जो सर्विसेज भी देती है और मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। तो ये जो अगर यहाँ पे कॉम्बो होता है, जो दो मिक्सिंग होती है बिजनेसेस की, उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड। जैसे कि एग्जांपल आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर जो वेटर्स होते हैं वो आपको सर्व करते हैं खाना, है ना, तो वो सब क्या कर रहे हैं, आपको सर्विसेज दे रहे हैं। तो वो आपके वो कौन सा कैटेगरी हुआ, रेस्टोरेंट का सर्विस वाला, है ना।
और साथ में वहाँ पे फूड जो है बनाया जा रहा है ना, और आपको सामने उस फूड को सर्व किया जा रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग भी वही हुआ, खाना वहीं पे बना और आपको मिला है। तो रेस्टोरेंट्स कौन सी कैटेगरी हुई, सर्विसेज एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो इस तरीके से आप बिजनेसेस को देखकर समझ सकते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ फीचर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस के, जो भी हमने पढ़ा था। ओके, तो फर्स्ट फीचर है हमारा प्राइम एक्टिविटी। यहाँ पे ये मेन की फीचर्स लिख दिए और इनके बेसिस पर जो भी हमने पढ़ा है सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, मर्चेंडाइजिंग को डिवाइड कर दिया है। तो एग्जाम के अंदर ऐसे डिफरेंसेस आ जाते हैं, तीनों में डिफरेंसेस लिखिए, तो आपको ये टेबल बहुत हेल्प करेगा डिफरेंसेस को ईजिली लिखने में। तो सर्विसेज में हम बोल सकते हैं कि इसकी प्राइम एक्टिविटी मेन काम क्या होता है, ये सर्विसेज के बेस पे होता है। यहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन होता है और यहाँ पे सेलिंग एंड बाइंग होती है। यहाँ पर हमें कोई इन्वेंटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन्वेंटरी का मतलब होता है कि हमारे पास हमको स्टॉक में कुछ रखना नहीं पड़ता है। सर्विस बेस्ड है, हम ना जो बनाया सामान साथ के साथ हम उस प्रोडक्ट, जैसे कि स्कूल से हैं तो हम यहाँ पे बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहे हैं, हम अपना सर्विसेज दे रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स में दिया जा रहा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें यहाँ पे कुछ भी स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स, गुड्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो इनको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो इनको क्या इन्वेंटरी रखनी पड़ेगी, वर्क इन प्रोग्रेस भी रहता है एंड कुछ फिनिश्ड गुड्स भी होते हैं। और मर्चेंडाइजिंग में वर्क इन प्रोग्रेस जैसा कुछ नहीं होता है, ना कुछ रॉ मटेरियल्स होता है। यहाँ पे इन्वेंटरी तो रहती है बट ओनली फिनिश्ड गुड्स की, यानी फाइनल जो चीज़ें बन गई, जैसे कि बहुत सारी कार्स बन गई तो सारी कार्स लाके ये लोग रख लेते हैं और फिर उनको सेल करते रहते हैं वन बाय वन। फिर है एंड प्रोडक्ट्स में, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं सर्विसेज में इंटेंजाइबल होते हैं, टेंजाइबल होते हैं, इसमें भी टेंजाइबल होते हैं। टेंजाइबल का मीनिंग होता है कि ये सिंपल हम बोल सकते हैं कॉन्क्रिएशन, है ना, या फिर हम बोलते हैं प्रॉपर हिंदी में ठोस, जो बिल्कुल कठोर होते हैं, है ना, यानी कि जिनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, बिल्कुल लास्ट हमारा जो फिजिकल गुड्स है हमारा फाइनल। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड मर्चेंडाइज में जो हमारे गुड्स है, जो कार बन गई है, जो हम खरीद के लाते हैं, वो बिल्कुल बिना चेंज, हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए ये दोनों आते हैं टेंजेबल कैटेगरी में, जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। और ये इनटेंजेबल होते हैं, यानी सर्विसेज हम अपनी चेंज कर सकते हैं। अगर बच्चा पढ़ाई में सेटिस्फाई नहीं हो रहे, पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, तो हम उसमें अपनी टीचिंग को चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा इंटेंजेबल कैटेगरी। Next is on the basis of labor. You can see skilled professionals and experts. So in service based we need some skilled professional experts, like अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ में आप जा रहे हैं, अगर आप हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं तो डॉक्टर्स हैं तो वो स्किल्ड होने चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए, टीचर्स है तो वो स्किल्ड होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। तो हमें सर्विस बेस्ड के अंदर जो लेबर्स चाहिए वो स्किल्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबरर्स को भी रख सकते हैं, लाइक जो वहाँ पर कटिंग का काम करे वो अनस्किल्ड हो तो भी चलेगा। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम दोनों ही टाइप की पर्सन, लेबर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ द सेल्स पर्सन। मर्चेंडाइजिंग के अंदर में सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारे प्रोडक्ट्स को अच्छे से बेच सकें। ओके, फिर लोकेशन की बात करें तो क्लोज टू क्लाइंट्स, जहाँ पर आपके क्लाइंट्स ज़्यादा हो वहाँ पर, तो जहाँ पर हमारे जैसे कि स्कूल्स, जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हो, वहाँ पर स्कूल्स या हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं ताकि क्लाइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आए। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लेबर एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट जहाँ पर लो हो उसके अकॉर्डिंगली सेटअप किया जाता है। और जो मर्चेंडाइजिंग होता है क्लोज टू एंड कंज्यूमर्स, जहाँ पर एंड कंज्यूमर्स यानी कि जैसे कि हम लोग एंड कंज्यूमर्स कैटेगरीज में आते हैं, तो जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा हो वहाँ पर शॉप्स वगैरह लगाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आए और थिंग जो हमारी प्रोडक्ट्स है उनको बाय करें। तो कस्टमर डिमांड की हम बात करें, प्रोवाइड सर्विसेज एज पर द डिमांड्स ऑफ द क्लाइंट्स, क्लाइंट्स की डिमांड के हिसाब से यहाँ पर सर्विसेज दी जाती है। दे प्रोड्यूस गुड्स बेस्ड ऑन डिमांड फोरकास्ट, यहाँ पे क्लाइंट के बेसिस पे दी जाती है, क्लाइंट्स की डिमांड के हिसाब से मिलती है। और यहाँ पर जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो फोरकास्ट, यानी कि देखा जाता है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और उसके हिसाब से ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। और नेक्स्ट है हमारा सेल द गुड्स प्रोड्यूस्ड। और मर्चेंडाइजिंग क्या करता है, इनको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स ने जो स्टडी कर लिया है किस टाइप की चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो बना देते हैं और उनसे सिर्फ वो प्रोडक्ट उठा के लाते हैं और जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है उनको सेलिंग का काम करते हैं। ओके, तो ये मेन डिफरेंसेस है जो कुछ टाइप में डिवाइड करके एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इनको डिफरेंसेस की फॉर्म में याद रख सकते हैं। ओके, तो आपको सिर्फ की टर्म्स याद रखने हैं, इनसे आप तीनों में डिफरेंसेस आराम से बता सकते हैं।
फिर नेक्स्ट जो होता है हमारा वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 टाइप्स की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है। फर्स्ट इज सॉल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड इज पार्टनरशिप, एच यू एफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड देन कंपनी। ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। ये बिल्कुल सिंपल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सिर्फ एक ही ऑनर होता है। सॉल का मतलब होता है सिंगल। ओके, तो जिसमें सिर्फ एक ही ऑनर होता है, इसमें कुछ भी पार्टनरशिप जैसा नहीं होता है। पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक ही पर्सन पे होती है, तो उसको हम बोलते हैं सॉल प्रॉपर्टीशिप। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? जब किसी इंसान का जो बिजनेस है उसमें सिर्फ एक ही इंसान है जिसने पूरा इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहाँ पर वो हो गया सॉल प्रोप्राइटरशिप। उसके एडवांटेज हो गए इजी फॉर्मुलेशन, इसको फॉर्म जो कंपनी बनाना है, जो काम करना है, वो उसके लिए इजी रहेगा। मैनेजमेंट भी उसके लिए फ्लेक्सिबल रहेगा, कंट्रोल भी फुल रहेगा क्योंकि वो अकेला है तो सारा कंट्रोल उसका खुद का रहेगा। डिसीजन क्विक होंगे, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, उसको किसी से डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और प्रॉफिट्स भी ज़्यादा ज़्यादा होगा। अगर अच्छा ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो सारा सिर्फ एक पर्सन ही है जिसने इन्वेस्ट किया है, तो सारा प्रॉफिट भी उसी को मिलेगा। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि अगर वहाँ पर लॉस हुआ है तो सारा लॉस भी उसी पर्टिकुलर पर्सन को ही भरना पड़ेगा। लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि सारी ही लाइबिलिटीज़ उसी के ऊपर है, सारा इन्वेस्टमेंट उसने किया है। रिसोर्सेज भी लिमिटेड लिमिटेड है बिकॉज एक ही पर्सन है, तो इन्वेस्ट ऑब्वियसली कम कर पाएगा, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। एंड लैक ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी वहाँ पर कम रहेगी। सेकेंड टाइप आता है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ओके, ये पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो इट इज़ गवर्नड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 which states that partnership is a relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ओके, सो एक पार्टनरशिप एक्ट है ये, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसका मतलब होता है कि पार्टनरशिप जो है दो या दो के पर्सन के बीच में है, जो कि एग्री करते हैं कि अगर प्रॉफिट होता है तो भी उन दोनों को भरना है, लेना है, और अगर कोई नुकसान होता है तो भी उन दोनों को ही सारा देखना है। तो एक पार्टनरशिप एक्ट होता है जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया है, और ये एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जिसके अंडर ये पार्टनरशिप वाला प्रोसेस होता है। ओके, फिर जो यहाँ पे फॉर्म है, जो फॉर्म के अंदर जो इंडिविजुअल्स, जितने लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं या जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है, उनको बोला जाता है पार्टनर्स। एंड इसी पूरी जो आपका बिजनेस बनता है उसको बोला जाता है फॉर्म। ओके, तो ये हो गया हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के एडवांटेजेस क्या होते हैं? रिसोर्सेज, यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा रहेंगे, इनको मिले क्योंकि दो या दो से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सबके हिस्से आएगा, तो यहाँ पे इनके रिसोर्सेज कम रहेंगे पर इंडिविजुअल के लिए। फ्लैक्सिबल मैनेजमेंट रहेगा, डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होगी। ओके, बट क्विक नहीं होगी। क्विक कब होती है? जब पर्सन अकेला हो। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे 3 या 4 लोग सोच के बताएंगे तो डिसीजन मेकिंग प्रॉपर होगी। रिस्क शेयरिंग होगा क्योंकि यहाँ पे 3-4 लोग एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर नुकसान भी होता है तो उन सभी के हिस्से आएगा, तो रिस्क शेयरिंग कम, तो रिस्क शेयरिंग सही रहेगा यहाँ पर। फिर डिसएडवांटेजेस, डिसोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इन फ्यूचर, कोई में लड़ाई झगड़ा हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। एम्प्लॉयड अथॉरिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ एंड माइनर, ये सारे इसके हो गए डिसएडवांटेजेस। थर्ड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जिसमें सारे एक फैमिली के लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एक बिजनेस होता है जिसको बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये भी, इसके लिए भी एक लॉ बनाया हुआ है जिसको बोला जाता है हिंदू लॉ, जिसके अंदर एक हिंदू फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। ओके, वही उसके अंदर एज अ पार्टनर्स बने हुए हैं, सो उनको बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जो हमने थर्ड टाइप देखा था HUF, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ओके, तो देर आर 2 फॉर्म्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। यहाँ पे 2 टाइप के जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होते हैं। एक होता है मिताक्षरा सिस्टम विच इज़ एप्लीकेबल टू द होल कंट्री एक्सेप्ट बंगाल एंड असम वेयर दया भागा सिस्टम इज़ प्रेवलेंट। तो मिताक्षरा सिस्टम जो है, जॉइंट हिंदू फैमिली जो है हमारा HUF, ये भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, मिताक्षरा सिस्टम। तो मिताक्षरा सिस्टम जो है वो एप्लीकेबल है सारी कंट्रीज़ में। ओके, हाँ सॉरी, अपनी पूरी इंडिया में एक्सेप्टेबल है, बट यहाँ पे सिर्फ
दो स्टेट्स को छोड़ के, बंगाल एंड असम, जहाँ पर दया भागा सिस्टम में. ओके, अंडर मिताक्षरा सिस्टम एनी मेल member born in the family acquire the right of ownership in the ancestral property, whereas in Daya Bhaga system a son can get the rights only after the death of his or her father. ओके, तो मिताक्षरा सिस्टम जो है बेसिकली इसमें क्या होता है, जो भी नया मेंबर अगर उसका बर्थ हुआ है, जैसे कि दादा, उसका बेटा पोता है ना, ग्रैंडसन, तो ये जो ग्रैंडसन है वो भी उतना ही इक्वली हकदार होता है अपनी उसकी प्रॉपर्टी का, अपनी ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी का, जितना कि वो ग्रैंडफादर है. तो ये होता है मिताक्षरा सिस्टम. लेकिन दयाभागा सिस्टम के अंदर क्या होता है, जब तक जो आपके एंसेस्टर्स है, आपके ग्रैंडफादर या उनके भी फादर, जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती, आपके एंसेस्टर्स की डेथ नहीं हो जाती जो आपसे ऊपर है, तब तक वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो सकती है. ओके, तो ये दो टाइप के सिस्टम्स हैं. अ फैमिली वेयर ऑल द मेंबर्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ कॉमन एंसेस्टर इज कॉल्ड अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. सो ये टर्म्स है मिताक्षरा एंड दयाभागा सिस्टम. आपको पता होना चाहिए मिताक्षरा का अंदर क्या होता है, दयाभागा सिस्टम के अंदर क्या होता है, और दयाभागा सिस्टम कहाँ पर एप्लीकेबल है, बंगाल एंड असम के अंदर, और बाकी सारे स्टेट्स में मिताक्षरा सिस्टम एप्लीकेबल है. फिर HUF के एडवांटेजेस के, स्टेबिलिटी, क्योंकि एक पूरा फैमिली मिलके कर रहा है. ओके, तो स्टेबिलिटी अच्छी होती है. एग्जिस्टेंस, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, इसमें कुछ भी रजिस्ट्रेशन का काम नहीं होता है. माइनो, क्योंकि माइनस का मतलब सिर्फ अगर उस फैमिली में आपने बर्थ लिया है तो भी आप सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है उसको इक्वली मेंबर माने जाओगे. लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कॉपसनर्स ऑफ अ हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस आर ओनली हेल्ड लायबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ बिजनेस अप टू द लिमिट ऑफ देयर शेयर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. ओके, सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ऑब्वियसली अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता. कर्ता जो सब कुछ करता है काम सारा, जो मेन होल्डर है वो, इम्प्लाइड अथॉरिटी, फीमेल मेंबर्स. तो ये सारे इसके हो गए डिसएडवांटेजेस. ओके, तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा, बहुत इजी है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को. फोर्थ टाइप आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी. अकॉर्डिंग टू द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सोसाइटी विच हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स. ओके, एंड इसके एडवांटेजेस होते हैं स्टेबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, ओपन मेंबरशिप, इजी फॉर्मुलेशन एंड सोशल सर्विसेज. डिसएडवांटेजेस होते हैं इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन, कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स. फिर थर्ड, नेक्स्ट लास्ट और फिफ्थ आता है टाइप आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ वॉलेंटरी एसोसिएशन गवर्नड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. इसके जो सारे एक्ट से आप ध्यान रखिएगा, सारे टाइप जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक्ट का नाम है कंपनी एक्ट 2013. As per the Companies Act 2013, company means a company formed and registered under his or her act, or an existing company. An existing company means a company formed and registered under any of the previous companies acts. Hence it can be noted that the registration of the company is mandatory. यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि HUF के अंदर रिक्वायर्ड नहीं था, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर रिक्वायर्ड नहीं था, बट जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है. जो अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप फिर से उसी कंपनी को स्टार्ट करें तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है. कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू अंडरटेक सम इंडस्ट्रियल, trading or commercial activity with a motive for earning profits. Company's capital is fixed under its memorandum of association and is divided into a number of shares. A company has a separate legal entity, perpetual life and a common seal. Okay, तो कंपनी का एक इसमें बहुत सारे मेंबर्स. इस कंपनी आप इसको सिंपल देख सकते हैं तरीके से, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज होती है जो कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह बना के देती है. स्मॉल स्मॉल कंपनीज लाइक IBM वगैरह तो बहुत बड़ी कंपनीज होती है. ऐसे ही हमारी जो IT कंपनीज होती है छोटे छोटे लेवल्स पे होती है, उनमें कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो काम करते हैं. कंपनी का एक मेन मोटो क्या होता है कि उनको इतना तो प्रॉफिट अर्न करना ही है, चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए चाहे कमर्शियल पर्पज़ के लिए हो. तो ऐसी स्मॉल स्मॉल जो कंपनीज बनती है एक फिक्स प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो सारे जॉइंट स्टॉक कंपनीज के अंदर आती है. ओके, और इन सब की कॉमन सील होती है. कहीं भी अगर आपको ये कंपनी का कुछ भी काम है, कहीं कुछ आप डेटा वगैरह दे रहे हैं कुछ भी, तो एक कॉमन सील होती है जो सबको यूज़ करनी पड़ती है. इसकी लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड. ओके,
नेक्स्ट है आपका, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। यहाँ पे जो हमने कंपनीज है, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो हमने टाइप बात करी है, ये दो टाइप की हो सकती है, प्राइवेट टाइप भी हो सकता है, पब्लिक टाइप भी हो सकता है। प्राइवेट कंपनी जो होता है, हु शेयर्स आर नॉन ट्रांसफरेबल एंड आर नॉट इशूड टू द जनरल पब्लिक, जिसके जो शेयर्स है ट्रांसफरेबल नहीं होते वो प्राइवेट होते हैं, और जिसके शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं वो पब्लिक कंपनीज के अंदर आती है। ओके, इसके एडवांटेजेस है, पूल ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज इसमें होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटीज़, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, स्टेबिलिटी, फ्यूचर ग्रोथ, इफेक्टिव मैनेजमेंट। डिसएडवांटेजेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन, रिजिडिटी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो फॉर्मुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा, रिजिडिटी। ओके, फिर है गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनके एक्ट्स के हिसाब से काम करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पर बहुत ही मुश्किल होती है, तो इसके हो गए डिसएडवांटेजेस। तो ये 5 टाइप की फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो आप देख लीजिए, एंड इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज जो मैं आपको ऑलरेडी सभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर, जो हमारा मेन टॉपिक है, उसके लिए क्या स्किल्स होने चाहिए, किस तरीके से हम एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, दैट मीन्स बिजनेस के बारे में पढ़ा है कि बिजनेस के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कितने होते हैं और बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं। Okay, so thank you so much. Till then, stay healthy, stay happy, and stay home.